नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के ऊपर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह दर्जा क्या है, क्यों दिया जाता है और क्यों बिहार को यह दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। यदि बिहार को यह दर्जा दे ही दिया जाए तो बिहार को किस प्रकार का लाभ होगा या उसे किस प्रकार की हानि हो सकती है, और यदि बिहार को यह दर्जा नहीं दिया गया तो बिहार अपने लिए स्वयं को विकसित बनाने के लिए किस प्रकार के कदम उठा सकता है बिहार। तो इसके ऊपर हम लोग आज इस सेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारा बीपीएससी मेंस का जो सेशन था वो प्रारंभ हो चुका है। वो प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे आप लोगों को एक सेशन प्राप्त हो जाएगा बिहार के बीपीएससी मेंस से संबंधित, और ये 70वीं बीपीएससी के साथ साथ 71वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यद्यपि यह जो टॉपिक है आपका पूर्व से ही हमेशा ये चर्चा में रहा है और आज भी ये चर्चा में बना हुआ है, इसलिए बीपीएससी के द्वारा इसे पूछे जाने की प्रासंगिकता आज भी बरकरार अब बनी हुई है। और आखिर यह क्यों हुआ है आज की मैं यह सेशन लेकर के आया हूं, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये चर्चा क्यों उठा। तो ध्यान रखिएगा कि पिछले ही वो 2022 की बात है जब बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया गया और उसके पश्चात जब इसकी रिपोर्ट निकल करके आती है तो बिहार कैबिनेट ने बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 के आधार पर ही 2023 में बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया था। और यह जो प्रस्ताव था पूर्व में मैं बता चुका हूं कि बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में यह उठी थी। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2010 से ही लगातार इसकी मांग की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कि किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का जो दर्जा दिया जाता है वह क्या है यह दर्जा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह प्रदान किया जाने वाला एक ऐसा दर्जा है जिसमें राज्य की भौगोलिक या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण उसे विकास की मुख्य धारा में अन्य राज्यों के साथ शामिल करने के लिए इस प्रकार का दर्जा दिया जाता है। और इस दर्जे में राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा उनके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, जो कि प्राप्त हो रही है सभी राज्यों को वित्तीय सहायता उसके अतिरिक्त विशेष श्रेणी वाले राज्यों को प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संविधान में इस प्रकार के दर्जे का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका सबसे पहली बार उल्लेख हमें प्राप्त होता है 1969 में, जब 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर गाडगिल समिति की स्थापना की गई थी और उस समिति ने गाडगिल फॉर्मूला बनाया जिसके आधार पर किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। और इसके अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो आयोजन मद में राशियों का आवंटन किया जाता है उसके लिए यह दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पर जानने योग्य एक बात है कि 2015 से ही हमारा योजना आयोग समाप्त हो चुका है। योजना आयोग समाप्त होने से पहले अगर हम लोग बात करें तो भारत में 2 प्रकार के खर्च होते थे, एक योजना मद में, एक गैर योजनागत व्यय में। तो ध्यान रखिएगा 2 प्रकार के खर्च थे और जो योजनागत व्यय था उसका आवंटन जो था उसमें विशेष श्रेणी के राज्यों को लाभ होता था बराबर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1969 में पहली बार इस प्रकार का दर्जा जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड ये 3 राज्यों को प्रदान किया गया था। इनकी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर यह दर्जा दिया गया। योजना आयोग के कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह जो दर्जा है एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा यह दर्जा प्रदान किया जाता था ताकि उस राज्य को सहायता प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि जब 2014 ईस्वी में 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बनाया जाता है तो तेलंगाना को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। यद्यपि यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जब 2019 में जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर का यह दर्जा समाप्त हो जाता है। और वर्तमान की बात करेंगे तो भारत में कुल 11 राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें कौन कौन से हैं तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, इसके अतिरिक्त सिक्किम, इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका तेलंगाना। ये ध्यान रखिएगा।
ये 11 स्टेट्स आज भी क्या है, इन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। अब यदि हम लोग बात करें कि विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए उस राज्य की, तो सबसे पहली योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए कि वह राज्य पहाड़ी हो और उसका इलाका कैसा हो, दुर्गम हो, वनों से ढका हुआ हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो जहां आवागमन की उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं हो, पहुंच वहां पर काफी मुश्किल से होती हो। दूसरा यहाँ पर योग्यता होना चाहिए उस राज्य का कि राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है काफी कम हो और जनजातियों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा वहां पर निवास करती हो और वो विकास की मुख्य धारा में अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं। राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हो, यानी वैसा राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ हो, साथ ही साथ वो सामरिक रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो वह अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो उसे इस प्रकार का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ा हो, यानी अगर दुर्गम इलाकों की बात करें तो वहां रेल हो गया, सड़क हो गया या फिर अन्य आधारभूत बुनियादी संरचनाओं के निर्माण में काफी समय लगता है और कहीं कहीं पर तो पहुंच भी नहीं पाता है। तो इसीलिए वैसे राज्य जो आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़े हुए हैं उन्हें यह दर्जा दिया जाएगा। राज्य के वित्त अथवा राजस्व की प्राप्ति अव्यवहार प्रकृति की हो, यानी उस राज्य का जो व्यय है वह आय से अधिक है, तो वैसे राज्य जिनकी प्राप्ति अव्यवहार प्रकृति की हो, राजस्व की प्राप्ति अव्यवहार प्रकृति की हो, उनके लिए यह दर्जा प्रदान किया जाता है। अब यदि किसी राज्य को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो उसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है उसे देखते हैं। अब यदि हम लोग देखें तो SCS का दर्जा प्राप्त होने से एक राज्य को क्या क्या लाभ हो सकता है, तो जब 1969 में पहली बार यह दर्जा किसी राज्य को दिया गया, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को, तो उन्हें गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के द्वारा निर्धारित की गई 30% केंद्रीय सहायता प्राप्त होती थी। लेकिन यदि हम लोग 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को देखते हैं और योजना आयोग के विघटन के उपरांत विशेष श्रेणी के राज्यों को यह सहायता सभी राज्यों के लिए वितरण पूल फंड, यानी केंद्र के वितरण पूल फंड में से बड़े हस्तांतरण को शामिल कर दिया गया। 15वें वित्त आयोग की बात करेंगे तो 41% था, 14वें वित्त आयोग में यह हिस्सेदारी 42% की थी, वहीं 15वें वित्त आयोग में इसे बढ़ा करके 41% कर दिया जाता है। अब बात करें यदि हम लोग SCS राज्यों के केंद्र प्रायोजित योजना में कितना धनराशि का भुगतान केंद्र के द्वारा किया जाता है, तो वह धनराशि होती है 90% का भुगतान इन राज्यों को केंद्र सरकार करती है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह जो हिस्सेदारी होगी वह या तो 60% होगी या 75%। यानी अगर हम लोग देखें इस फॉर्मूले के तहत तो केवल 10% SCS राज्यों को अपने स्तर से जुटाना होता है, बाकी का सारा केंद्रीय अनुदान के रूप में प्राप्त होता है और अन्य राज्यों के लिए यह स्वयं के वित्तीय संसाधनों से जो जुटाए गए फंड हैं वह या तो 40% होंगे या 25% हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष में यदि योजनागत खर्च के लिए जो केंद्र सरकार पैसे देती है वह अगर खर्च नहीं कर पाते हैं अन्य राज्य, तो वह राशि व्यपगत हो जाती है और व्यपगत हो करके वह केंद्र सरकार को वापस लौट जाती है। लेकिन विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह लागू नहीं होता है और वह जो धन खर्च नहीं किया गया है वह धन आगामी वर्ष के लिए संरक्षित कर दिया जाता है और उसे फिर से नया फंड जो उनके लिए एलोकेट हुआ है वह एलोकेट कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों को उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क तथा आयकर एवं कॉर्पोरेट कर के मामले में महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जाती है जो अन्य साधारण राज्यों को प्राप्त नहीं होती है। वहीं हम लोग बात करें कि केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को प्राप्त होता है, यानी इतनी बड़ी धनराशि जो है टोटल केंद्र सरकार का जो सकल बजट है उसका 30% इन राज्यों को प्राप्त होता है, यानी जो काफी बहुत बड़ा यह आपका टोटल फंड हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या कैटेगरीज यहाँ पे दिया गया है तो दो चीज ध्यान में आपको रखना है, एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का और दूसरा प्लानिंग कमीशन का। दोनों ने विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा देने के लिए राज्यों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया तय किए हैं, जिसमें अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इन्होंने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यानी दुर्गम इलाके की बात कही है, इनएक्सेसिबल टेरेन दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उनका काफी खराब रिसोर्सेज हो, संसाधन के मामले में वो काफी गरीब राज्य हो, वो काफी दूर इलाका हो और रिमोटनेस टू लार्जर मार्केट, ऐसा इलाका
जो कि बाजार की पहुंच उसे आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती है। उस राज्य का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वह काफी कमजोर हो। इसलिए इन 5 क्राइटेरियाज के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है किसी भी राज्य को एससीएस का दर्जा देती है। वहीं हम लोग यदि प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन भी कुछ-कुछ यहाँ पर मिलता-जुलता ही क्राइटेरिया बनाता है। इसमें आपका हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यह क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। तीसरा है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द बॉर्डर्स विथ नेबरिंग कंट्रीज। अब अगर हम लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोनों की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं और ये सीमाएं काफी ज्यादा पोरस भी है और चीन लगातार इनका अतिक्रमण भी करता रहता है, जैसा हम लोग न्यूज में बराबर पढ़ते रहते हैं। चौथा क्राइटेरिया दिया गया है कि इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस हो उस राज्य में तो उसे यह दिया जाता है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी ये आपको दिखाई दे देगा। वहीं नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, यानी उस राज्य का जो फाइनेंस हो, जो वित्त हो, वो अव्यवहार प्रकृति का हो तो उस राज्य को हम लोग विशेष श्रेणी का दर्जा प्लानिंग कमीशन के अनुसार दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार की, तो बिहार को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिए जाने के पीछे क्या-क्या तर्क हो सकता है। तो पहले तर्क के रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक और संरचनात्मक चुनौतियां। तो यदि हम लोग देखें कि बिहार का जो औद्योगिक विकास है वो काफी कम हुआ है और बिहार में निवेश के काफी सीमित अवसर उपलब्ध होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी हम लोग देखते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है और साथ-साथ एक गरीब राज्य की श्रेणी में आता है। बिहार राज्य के विभाजन जब 2000 में बिहार का विभाजन किया गया बिहार और झारखंड के रूप में, तो बिहार में जितने भी उद्योग थे वो सभी के सभी वर्तमान झारखंड में चले गए। न केवल उद्योग अपितु जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, जो भी संसाधन थे, आर्थिक संसाधन थे, कोयला हो गया, आपका तांबा हो गया, लोहा हो गया, सभी के सभी कहाँ चले आए? झारखंड में चले आए और बिहार के हाथ में केवल लगी गंगा नदी की उपजाऊ भूमि। तो उसके अनुसार यदि हम लोग देखें तो विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार का भी औद्योगिकीकरण लगातार होता चला गया और जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार और आर्थिक विकास की जो समस्याएं थे वो काफी ज्यादा बिहार में बढ़ चुकी हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक आपदाएं। तो उत्तर बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर बिहार लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलता रहता है और कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। न केवल कोसी अपितु महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान आदि नदियां जो है बिहार में लगातार बाढ़ लाती रहती हैं, जो कि उत्तरी बिहार से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग दक्षिण बिहार की बात करेंगे तो दक्षिण बिहार लगातार सूखा की चपेट में रहता है और सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा के परिणाम स्वरूप यहाँ कृषि कार्य भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप आजीविका और आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे बिहार अभी भी बदहाली में ही आज भी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बुनियादी ढांचे का अभाव है, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है बिहार में। अब हम लोग अगर बात करें तो बिहार में अविकसित बुनियादी ढांचा राज्य के समग्र विकास में बाधा डालता है, ये ध्यान रखिएगा किसी भी राज्य में, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री तभी आपके पास में आपके राज्य में आएगी जब उसके पास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वह मजबूत हो। सड़क, रेल, शिक्षा, आपका मेडिकेयर, ये सभी का सभी जो है आधारभूत बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। जब इनका विकास सही ढंग से हुआ रहेगा तो कोई भी इंडस्ट्री आकर के अपना इंडस्ट्री उस राज्य में लगाती है। तो ये सब की कमी देखी जाती है। इसके अतिरिक्त रघुराम राजन समिति ने एक सिफारिश की थी जब 2013 में इसका केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया गया था इस समिति का, तो इसने कहा था कि बिहार एक अल्प विकसित राज्य है और रघुराम राजन समिति ने 3 क्राइटेरिया में भारत के राज्यों को बांटा था। तो वहां से इस समिति के रिपोर्ट का भी उल्लेख अपने आंसर में करना हमें अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें निर्धनता और सामाजिक विकास की, तो बिहार में काफी उच्च निर्धनता दर है। 2012 की योजना आयोग की अगर यदि हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें बताया गया है 2009-10 में बिहार में 53.5% जो आबादी थी वह निर्धनता रेखा या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे निवास कर रही थी, जबकि राष्ट्रीय औसत की बात करेंगे तो यह केवल 29.8% ही था। 29.8% राष्ट्रीय औसत और बिहार का औसत था 53.5%। वहीं हम लोग बात करेंगे वर्तमान की, तो बिहार जाति सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के 34% लोग जो हैं वो निर्धनता रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका वर्तमान का डेटा है, ये आपका
वर्तमान डेटा है, बिहार जाति सर्वे रिपोर्ट का ये डेटा है। इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि बिहार में कुल 2,76,68,930 परिवार निवास करते हैं और इनमें से लगभग 94,42,786 परिवार जो है वह गरीब हैं। तो ये आपका बन जाता है टोटल 34%। इसके अतिरिक्त नीति आयोग का सर्वेक्षण आया था जिसमें बिहार को निर्धन राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रखा गया था और 2022-23 में नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 26.59% थी आपका बिहार में गरीबी। वहीं राष्ट्रीय औसत की बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर 11.28% था और राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बिहार में आज भी गरीबी काफी ज्यादा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो काफी ज्यादा है। प्रति व्यक्ति न्यूनतम जीडीपी है बिहार की 2022-23 की बात करेंगे तो बिहार में जो जीडीपी है वो 60,000 रुपए वार्षिक है। वहीं राष्ट्रीय औसत की बात करेंगे 2022-23 के लिए तो 1,69,496 रुपए जो थी यह भारत की राष्ट्रीय जीडीपी थी औसत के मामले में। अब बात करते हैं नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की 2023-24 में ये आया था तो बिहार की स्थिति इसमें निम्नतम है और 100 अंकों के इस सूचकांक में बिहार को कुल 32 अंक ही प्राप्त हुए हैं और इस सूचकांक में बिहार न केवल सामाजिक आर्थिक बल्कि पर्यावरणीय मानकों पर भी सबसे निचले पायदान में हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की तो मानव विकास सूचकांक में भी बिहार का स्थान 36वां है और इसे कुल 0.536 स्कोर ही प्राप्त हुआ था। ये 2019 का डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत का समग्र स्कोर उस समय की बात करेंगे तो 0.644% जो था 0.644 मानव विकास सूचकांक में राष्ट्रीय औसत था। अब हम लोग बात करते हैं सड़क और रेल घनत्व की, क्योंकि यदि हम लोग देखते हैं विकास तो विकास में हमारा सड़क, रेल और ऊर्जा ये तीनों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र हैं और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी उद्योग को या उद्योगपति को आकर्षित करने के लिए उस राज्य में। तो बिहार में सड़क और रेलवे घनत्व की बात करें तो सड़क घनत्व हमारा प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर केवल 861 किलोमीटर है। वहीं हम लोग भारत की बात करते हैं तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर भारत में सड़कों का औसत घनत्व 2,828 किलोमीटर है। भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 2,828 किलोमीटर सड़क है। रेल घनत्व की बात करते हैं तो प्रति 1,000 स्क्वायर किलोमीटर में 39.6 किलोमीटर आपका रेल घनत्व है। बिहार की बात है। वहीं हम लोग बिहार में प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई देखें तो वह देश में सबसे कम है जो कि 4.9 किलोमीटर है। यानी प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई भी बिहार में सबसे कम है और रेल घनत्व की स्थिति भी बिहार में कुछ अच्छी नहीं है और सबसे निचले पायदान पर यह हमें दिखाई देता है। अब ऊर्जा खपत की बात करें तो बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है वह 2018-19 में 311 किलोवाट आवर थी जो राष्ट्रीय औसत से 85% कम है। सोच लीजिए, राष्ट्रीय औसत से 85% कम है। राष्ट्रीय औसत की बात करेंगे तो यह 2018-19 में 1,181 किलोवाट आवर थी। वहीं बात करते हैं विकास के लिए वित्त पोषण की तो यहाँ इसे अपर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है बिहार को। तो एससीएस की मांग करना केंद्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है और इससे केंद्र सरकार जो है उस विशेष श्रेणी के राज्य को अतिरिक्त सहायता या अनुदान के रूप में पैसे मुहैया कराती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि इस अनुदान से दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटा जा सकता है। और दूसरा है, राज्य सरकार का अनुमान है कि यदि हमें इस प्रकार का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो 5 वर्षों में गरीब परिवारों के कल्याण पर खर्च के लिए जो 94 लाख करोड़ के अतिरिक्त उन्हें 2.5 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें कि अब बिहार को यदि विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं देना चाहिए तो उसके पीछे क्या क्या तर्क हो सकता है। तो धनराशि का दुरुपयोग हो सकता है। अतिरिक्त धन की बात करेंगे, अतिरिक्त धन से हम लोग खराब नीतियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और लोगों को यदि हम लोग देखें तो प्रति महीने 2,500 रुपया दे देंगे, प्रति महीने 5,000, मतलब फ्री वीज की आपकी बोली लगनी शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक स्वार्थ जो है वो आपका उभर करके सामने आ जाएगा और सत्ता में बने रहने के लिए हम लोग धनराशि का विभिन्न उपक्रमों से या विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दुरुपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की नीतियों को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। दूसरा है हमारा कानून और व्यवस्था। प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त विभिन्न समस्याएं बिहार के बहुस्तरीय विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं।
इसीलिए बिहार को इस प्रकार का दर्जा नहीं देना चाहिए। बात करें केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त का हस्तांतरण की यदि बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42% केंद्र के विभाजन पूल में से राज्यों को दिया जाता था, वहीं 15वें वित्त आयोग के अनुसार यह 41% कर दिया गया, जो कि 1% घटाया गया था जम्मू और कश्मीर को लेकर के। अब यहीं अगर हम लोग देखें गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के आधार पर, तो उसके आधार पर एससीएस वाले जो राज्य थे उन्हें केवल 30% केंद्र के विभाजन पूल फंड में से हिस्सा प्राप्त होता था, तो कहीं 12%, आज के दिन में 11% जो है उससे ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो फिर हमें विशेष राज्य का दर्जा मांगने की आवश्यकता ही क्यों है, जब हमें ज्यादा पैसा पहले से प्राप्त हो रहा है। वहीं कुल प्राप्त राजस्व का राज्यों को हस्तांतरण हो रहा है, ठीक है। अब आइए, विशेष श्रेणी का दर्जा देने पर केंद्र सरकार के कोष पर भी अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो सकता है और यह उस पर नकारात्मक प्रभाव भी डालेगा, और इसके परिणाम स्वरूप पूर्व से या कोई यदि नई विकास योजना केंद्र सरकार चलाना चाहती है तो वह नई योजनाओं के क्रियान्वयन में उसे वित्त की कमी का अनुभव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार लोन लेगी या ऋण लेकर के अपने कार्यों की पूर्ति करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटे में तीव्र वृद्धि हो सकती है। ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि कहीं न कहीं एससीएस का जब दर्जा हम लोग देते हैं तो केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं बात करें कि बिहार में विकास की गति का स्तर तीव्रतम होना, हम तो छाती ठोक कर के कहते हैं कि हम लोग भारत में सबसे ज्यादा तेज गति से विकसित होने वाले राज्य हैं, और 2022-23 की बात करेंगे तो बिहार के जीडीपी में 10.6% की वृद्धि दर हुई है, जबकि भारत में इतनी वृद्धि दर नहीं देखी गई। 4 से 5% जो जीडीपी में वृद्धि दर है बिहार का, भारत के राष्ट्रीय औसत से वह आपका अधिक है। तो अगर कोई राज्य कहे कि उनका जीडीपी तो काफी बेहतर गति से आगे बढ़ रहा है, तो फिर उसे एससीएस का दर्जा क्यों दें? तो केंद्र सरकार भी यह प्रश्न उठा सकती है। पांचवा मुद्दा हो जाता है कि एससीएस का मानदंड बिहार पूरा नहीं करता है, क्योंकि बिहार में पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र नहीं है, यह एक पूर्णतः मैदानी इलाका है। इसके अतिरिक्त इसकी ऐसी कोई सामरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है, क्योंकि नेपाल के साथ में जो उत्तरी सीमा बिहार की लगती है वह सामरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। यह केवल आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के राज्यों की सीमाएं जो है वह आती हैं सामरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत। वहीं 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की बात करेंगे तो 14वें वित्त आयोग ने कहा था कि एससीएस का जो दर्जा दिया जाता था पूर्व में, इसे अब समाप्त करना चाहिए, इसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वित्त आयोग ने इस प्रकार की सिफारिश की है तो बिहार को एससीएस का दर्जा देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अब यदि हम लोग बात करें कि बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त होने से जो मिलने वाली सहायता से तात्कालिक रूप से जो तो समस्या का समाधान हो सकता है, परंतु समस्या के अस्थायी समाधान के लिए बिहार को प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता होगी, और प्रशासनिक सुधारों पर ही जोर देने की आवश्यकता बिहार को है, ताकि वह बिना एससीएस का दर्जा प्राप्त किए हुए विकसित राज्यों की श्रेणी में जाकर के खड़ा हो जाए। अब एससीएस से संबंधित चिंताओं की यदि हम लोग बात करें तो यह राष्ट्रीय स्तर पर है, ध्यान रखिएगा। संसाधनों का जो आवंटन होता है राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है, लेकिन यह केंद्र सरकार के संसाधनों पर यह अतिरिक्त दबाव डालता है, जो नकारात्मक होकर के राजकोषीय वृद्धि या राजकोषीय घाटे के रूप में परिवर्तित हो सकता है। राज्यों के मध्य धन का आवंटन यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एससीएस का दर्जा देने से गैर एससीएस राज्यों के मध्य में असमानता और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और सबको एक साथ लेकर के चलने में भी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सामने वाला जो गैर एससीएस वाला जो राज्य होगा वह तो बोल सकता है कि बिहार भारत में सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला एक राज्य है, तो फिर उसे क्यों दिया जा रहा है? हम तो काफी कम गति से वृद्धि कर रहे हैं, तो हमें भी दिया जाना चाहिए। तो इससे दोनों राज्य के मध्य या केंद्र और राज्य के मध्य असमानता और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं केंद्रीय सहायता पर निर्भरता बढ़ जाएगी, तो एससीएस वाले राज्य जो होंगे वह क्या होंगे कि केंद्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर कर जाएंगे, और यह उनकी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र आर्थिक विकास रणनीतियों के विकास के प्रयासों को हतोत्साहित करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, उनके लिए आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र आर्थिक विकास रणनीतियों के प्रयासों को हतोत्साहित कर सकती है। इसके अतिरिक्त एससीएस का दर्जा अगर हम लोग देते हैं तो इसे कार्यान्वयन में भी काफी ज्यादा चुनौतियां यहाँ हमें दिखाई देती है। पहली है प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार या उचित योजना की कमी के कारण धनराशि के प्रभावी उपयोग जैसी चुनौतियां आवंटित धनराशि का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए करने में बाधक बन सकती है। यानी यह जरूरी नहीं है
कि जितना पैसा एससीएस दर्जे के प्राप्त होने के पश्चात बिहार को प्राप्त हो या किसी राज्य को प्राप्त हो, तो वो सारा का सारा पैसा कल्याणकारी कार्यों में ही खर्च हो। अधिकतर पैसा क्या होता है कि आपका भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ जाता है। बहुत सारा पैसा उचित योजना और भ्रष्टाचार के कारण बीच में ही गायब हो जाता है। इसके अतिरिक्त अब अगर हम लोग बात करें कि अगर एससीएस का दर्जा बिहार राज्य को नहीं मिलता है तो बिहार को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो एससीएस का दर्जा देने के संदर्भ में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले मानदंडों की पुनर्विचार की आवश्यकता है, पहली बात है। दूसरा है कि एससीएस पात्रता के मानदंडों को स्पष्ट तरीके से परिभाषित करना चाहिए और उसमें सामाजिक आर्थिक संकेतकों, बुनियादी ढांचे, राजकोषीय अनुशासन आदि कारकों को भी शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हीं राज्यों को एससीएस का दर्जा दिया जा सके, अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके जो कि राजकोषीय अनुशासन में रहते हों, इधर उधर ज्यादा खर्च न करते हों। बुनियादी ढांचे का वो लगातार विकास करना चाह रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन धन के कमी के कारण वह बुनियादी ढांचों का विकास सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक संकेतक में वो राज्य काफी अच्छा काम कर रहा हो। इसके अतिरिक्त 2013 में रघुराम राजन समिति का गठन किया गया था। उसने एससीएस के स्थान पर केंद्र सरकार के निधियों के हस्तांतरण के लिए बहुआयामी सूचकांक पर आधारित एक नई पद्धति के सुझाव को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कहा था कि अब इस प्रकार की पद्धति को लागू करने के लिए हमें इसमें कुछ नए संकेतक जोड़ने होंगे जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित होंगे। साथ ही साथ उसमें पर्यावरण का तत्व भी डाला गया है। राज्यों को विकास योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी ताकि वो प्रोत्साहन पा करके अपने लिए स्वयं की एक विकास योजना बना सके, जिसमें सतत विकास, मानव विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास और मानव पूंजी विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। या इन सभी चीजों को मिलाकर के राज्यों के द्वारा स्वयं के लिए विकास योजनाएं बनानी चाहिए और केंद्र सरकार को इसके प्रोत्साहन के लिए धन, आर्थिक मदद करने की आवश्यकता होगी। आत्मनिर्भरता और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पर राज्यों की निर्भरता को कम करने वाली नीतियों को लागू करना चाहिए। यानी राज्य की निर्भरता जो है वह केंद्र पर कम हो और राज्यों के राजस्व स्रोत में विविधता लाने पर भी जोर देना चाहिए कि राज्य भी अपने स्तर से स्वयं के स्रोतों से पैसा एकत्रित करे और उसके लिए वो विविध क्षेत्रों में ध्यान लगाए कि कहां से हमें पैसा प्राप्त हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधा खून चूस ले सभी का, ये भी इस प्रकार के कार्य भी राज्य को नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विश्लेषकों का सुझाव है कि सतत आर्थिक विकास के लिए बिहार में विधि के शासन की आवश्यकता है और भारत में राज्यों को व्यापक विकास योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी। उसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। क्या क्या कदम है? पहला है शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, तो आईसीडीएस केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण पद्धति में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाली आरटी फोरम की सिफारिशों को लागू करना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि हम लोग देखते हैं कि बिहार में आज भी कौशल की काफी कमी है, तो युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए और व्यवसायों को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए एक सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जैसे कार्यक्रमों को लाना चाहिए, जिससे कि बिहार में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। आखिर बिहार में कोई कंपनी आती क्यों नहीं है? सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई कंपनी आती क्यों नहीं है काम करने के लिए? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि काफी ज्यादा यहाँ प्रोसेस में काफी ज्यादा समय लगता है और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो यदि इंडस्ट्री लगाना चाहेगा तो उसे सारी चीजें आसानी से प्राप्त होनी चाहिए ताकि उसे कम खर्च में अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जहां पर उद्योगपति या जो भी उद्योग है एक बार में जाए और सारे का सारा क्लियरेंस लेकर के चले आए। तो इस प्रकार से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल सकता है। बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखेंगे बिहार में, तो बिहार में 90% जो भूमि है वह कृषि से संबंधित है। तो यहाँ पर सिंचाई प्रणालियों का विकास करके हम लोग कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं और कृषि से संबंधित उद्योगों की स्थापना यहाँ पर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मजबूत परिवहन नेटवर्क का विकास करना चाहिए, जिससे कि अंतर ग्रामीण और ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी को काफी ज्यादा सुधारा जा सके, तो जिसके परिणाम स्वरूप जो उद्योग हो बिहार के
निचले ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच बना सके और वहां से अपने कच्चे माल को प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक समावेशन पर जोर देना चाहिए। लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ाने वाली विधियों को बेहतर प्रवर्तन और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आप लोग जीविका का उल्लेख भी कर सकते हैं और इन्हीं उपायों को अपनाकर बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बिहार के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। तो आप लोग ये जो मैंने कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करवाया है, इसके आधार पे आप अपने मॉडल आंसर अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।